तो ये आपका इग्नू का जो फर्स्ट ईयर का कोड है साइकोलॉजी ऑनर्स का BPCC 101। हम इसमें मनोविज्ञान एक परिचय जिसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के रूप में जानेंगे, इस पूरे बुक के बारे में, इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं आज अपने फर्स्ट चैप्टर का। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है मनोविज्ञान की उत्पत्ति, यानी कि जो आपका बोल सकते हैं कि जन्म कैसे हुआ मनोविज्ञान का, या फिर मनोविज्ञान का क्या जन्म का सोर्स है, यानी कि बोल सकते उत्पत्ति कैसे हुई, इसका मतलब जन्म कैसे हुआ, लाइक डेट की मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मानव कैसे अपने आप में आगे बढ़ा, ठीक उसी प्रकार से मनोविज्ञान यानी कि जो साइकोलॉजी है उसका जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में आज हम फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है फर्स्ट यानी कि 1.1 परिचय। परिचय इट मीन्स इंट्रोडक्शन, यानी कि बोल सकते हो कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की बात कर लीजिए, परिचय क्या है। तो परिचय ये है कि मनोविज्ञान का संबंध मानव के सभी तमाम जीवों से संबंधित है, यानी कि जो मानव है, जो मनुष्य है, जो पर्टिकुलर एक इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है, एक लिविंग सोर्स है। लिविंग बोल सकते सोर्स नहीं, संसाधन नहीं है, लेकिन लिविंग एक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक, ठीक है। इसमें क्या है कि मनुष्य एक जीता जागता व्यक्ति है, या फिर बोल सकते हो प्राणी है, या फिर कोई भी मतलब एक बोल सकते हैं पर्टिकुलर कि प्राणी के रूप में ही हम देख सकते हैं। तो इसी व्यवस्था के रूप में जो मनुष्य अपने डेली लाइफ में जो भी वर्क करता है उसकी प्रोसेस, और वो अपने पशु पक्षी और पेड़ पौधे, ये जितने भी तमाम प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, इन सब से ये किस प्रकार से कंबाइन है, जुड़ा हुआ है, इसी थॉट प्रोसेस को हम एक मनोविज्ञान के रूप में भी देख सकते हैं। और मनोविज्ञान की परिचय अगर बात करा जाए तो सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो ये मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक जो भाषा है उससे हुई है, और जिससे हम इंग्लिश में साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तरफ साइको प्लस में लॉजी। साइको का इट मीन्स की टॉपिक आपका बोल सकते हैं, साइको का मतलब होता है आत्मा या फिर मनुष्य का मनोस्थिति, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि मनुष्य का आत्मा का किया गया अध्ययन या फिर मनुष्य के मन की स्थिति का किया गया अध्ययन ही साइकोलॉजी शब्द को प्रेरित करता है, या फिर साइकोलॉजी शब्द को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए साइकोलॉजी जो है आपके पर्टिकुलर हम डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुली देख सकते हैं। पर्टिकुलर हम किसी भी इंसान को जजमेंट करते हैं कि हाँ उसका स्वभाव, उसका बिहेवियर क्या है, तो बिहेवियर को भी ऑल्सो इंक्लूड किया जाता है आपके साइकोलॉजी व्यवस्था में या फिर साइकोलॉजी स्टडी में, ठीक है। हम किसी की भाव, किसी के चेहरे यानी कि फेस रिएक्शन को देख के जजमेंट करते हैं कि वो इंसान किसी के प्रति क्या थिंकिंग कर रहा है, उसका थिंक क्या है। तो इसी को हम साइकोलॉजी के रूप में देख सकते हैं। साइकोलॉजी महज एक मनुष्य का आत्मा का अध्ययन, यानी कि पर्टिकुलर ये आपका स्टडी ऑफ सोल के अकॉर्डिंग नहीं देखा जाता। मनुष्य के पर्टिकुलर हर एक फेस रिएक्शन, उसके स्वभाव, उसके बिहेवियर, उसके थिंकिंग, इन सभी के ऊपर स्टडी करने के प्रोसेस को ही साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। साइकोलॉजी का जो शब्द है उसका जो तर्क है, अलग अलग स्थानों पे उसकी परिभाषा, उसका डेफिनेशन जो है अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे आज के टॉपिक पे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ज्योतिष होते हैं। ज्योतिष क्या करते हैं, आपके हाथ की रेखा को देख के आपका जजमेंट करते हैं कि हाँ आपके साथ ये होने वाला है, आपके साथ वो होने वाला है। तो वो क्या है, ड्यू टू रीजन ऑफ साइकोलॉजी आपके स्वभाव को वो पहले ही जज कर लेते हैं कि हाँ आपका स्वभाव कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना ज्योतिषी रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ज्योतिष वगैरह ये जो आज हम देखते हैं पंडित के रूप में, तो ये भी एक साइकोलॉजी का ही महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं, या फिर बोल सकते हो पार्ट ऑफ साइकोलॉजी पाई जाती है, ओके, ठीक है। 1.0 की बात कर लेते हैं, उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है मोटिव, यानी कि इस चैप्टर का लिखने का उद्देश्य क्या है, यानी कि ये चैप्टर प्रिंट किया गया, रीजन क्या है।
मतलब मोटिव क्या है, तो ये इंट्रोड्यूस योर साइकोलॉजी टू एवरीवन इन फ्रंट ऑफ योर बिहेवियर, नेचर एंड एनीथिंग। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोड्यूस कर रहा है साइकोलॉजी को सभी व्यक्ति के सामने कि साइकोलॉजी होता क्या है, आपके बिहेवियर से किस तरीके से ये कंबाइन है। ठीक है, किस तरीके से ये मतलब बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारा साइकोलॉजी जुड़ा हुआ है। तो इस पे आपका उद्देश्य ये है कि मनोविज्ञान, जिसे हम साइकोलॉजी को मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं। मनो मनो का मतलब होता है मन, और विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि मन का किया गया अध्ययन को ही मनोविज्ञान की श्रेणी में या फिर उसके प्रोसेस में रखा जाता है। ठीक है, तो हमारा ये उद्देश्य है जिसे हम मोटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1.2। 1.2 है मनोविज्ञान की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की डेफिनेशन अब यहाँ पे बताना है। देखो, अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मनोविज्ञान जो है एक ऐसा शब्द है जो मन, यानी कि बोल सकते हैं कि हमारा, बोल सकते हो कि माइंड हो गया हमारा, बोल सकते हो बिहेवियर हो गया हमारा, नेचर हो गया हमारा, टॉकिंग सेंस हो गया, ये पर्टिकुलर मन के रूप में या फिर हमारे मनोविज्ञान के रूप में ही रखा जाता है। ठीक है, हम पर्टिकुलर ये देखते हैं कि हमारा चेतना, हमारी चेतना यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, वो हमें बताते हैं कि इसकी, इस व्यक्ति का ये थिंकिंग है, इस व्यक्ति ये हमारे बारे में ऐसा सोचता है। किसी को हम देख के उससे 5 मिनट बात करते समय कहते हैं ना कि हाँ, इसको मैंने पूरा जज कर लिया, इसका पूरा कैरेक्टर मैं लिख सकता हूँ। इट मीन्स मोरल ऑफ द टॉपिक क्या है कि आप उसके स्वभाव को अच्छे से जान चुके हो। और ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? मनोविज्ञान के माध्यम से। ठीक है, हम इसमें ये देखते हैं कि पिछले परिभाषा की बात करी जाए, यानी कि डेफिनेशन की बात की जाए, तो हम इसमें प्रारंभिक परिभाषाएं देखेंगे। यानी कि स्टार्टअप, यानी कि प्रारंभिक का मतलब होता है स्टार्ट, यानी कहाँ से मनोविज्ञान की प्रारंभ किया गया था, यानी कि जो साइकोलॉजी है उसका स्टार्टअप कहाँ से हुआ था। तो 1.2.1 है हमारा। ठीक है, अगर पूर्व में बात कर ली जाए, यानी कि पास्ट की बात कर ली जाए, तो मनोविज्ञान जो दर्शन शास्त्र है, जिसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है साइकोलॉजी का, वो प्राचीन है, यानी कि बोल सकते हो हिस्टोरिकल है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब हम आत्मा का अध्ययन करने को ही हम साइकोलॉजी कहते हैं। यानी कि जो प्राचीन, यानी कि जो पास्ट वाली बात है ना, प्राचीन में पहले सोचते थे, यानी कि बोल सकते हो आपके हिस्ट्री जो था उस अकॉर्डिंग बात किया जाए तो साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ सोल इट्स कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, ये आपका सिंपली एक परिभाषा है, यानी कि डेफिनेशन है। ये परिभाषा हम इसमें देखेंगे आपके अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग, अलग अलग थिंकर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले आत्मा का अध्ययन के रूप में ही इसे परिभाषित किया गया था, यानी कि साइकोलॉजी जो है सबसे पहले स्टडी ऑफ सोल के एंगल में ही आपका डेफिनेशन इसको प्रोड्यूस किया गया था, या फिर डेफिनेशन इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सभी के सामने कि साइकोलॉजी इट मीन्स स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, आत्मा शब्द का मतलब होता है सोल, जिसके रूप में हम देख सकते हैं कि इसका विस्तृत अध्ययन, यानी कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हम सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो आज हम एक मनुष्य है, एक पर्टिकुलर इंसान है, एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है। वो क्या करता है? दूसरे के बारे में थिंक रख के दूसरे के बारे में सोचता है कि हाँ, उसका क्या अनुभव है। तो इन सभी के बारे में वो जजमेंट भी कर देता है कि हाँ, वो क्या सोच रहा है। तो आत्मा का किया गया अध्ययन को ही मनोविज्ञान की परिभाषा में रखा गया है। एक प्राचीन का यूनानी दार्शनिक था। दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसोफर। ठीक है, यूनानी का मतलब होता है, यूनान जो देश था ना, जो वहाँ का एक दार्शनिक था जिसने मन के रूप में अध्ययन की प्रक्रिया को ही मनोविज्ञान कहा। इसने कहा कि जो मन है उसके रूप में किया गया अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दंडापानी 2004 यानी कि 2004 में कहा गया था। दंडापानी क्या है? एक सामान्य रूप में लिखा गया एक ग्रंथ के रूप में, पुस्तक के रूप में बोल सकते हो। सामान्य यानी कि जनमानस आत्मा, जनमानस यानी कि बोल सकते हो जनमानस। जनमानस का मतलब होता है जनसंख्या, पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्या है? पॉपुलेशन के ऊपर, यानी कि जो पॉपुलेशन जो है, आपकी जनसंख्या है, उनके मनों को जानने और उनके मन को पहचानने की प्रक्रिया और उस पर किया गया अध्ययन को मनोविज्ञान कहा गया। ये दंडापानी के रूप में किया गया है। ठीक है, दंडापानी यानी कि एक्सप्लेनेशन वो पुस्तक के रूप में है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? फिर उसके बाद एक और यहाँ पे आ जाते हैं, बग्गा और सिंह। बग्गा और सिंह इनका पूरा नाम है। यहाँ पे इन्होंने बोला 1990 में इन्होंने बोला था कि बग्गा और सिंह के अनुसार बोला जाए, यानी कि अकॉर्डिंग टू बग्गा और सिंह के 1999। ठीक है, इन्होंने बोला कि मनोविज्ञान एक इतिहास का समय रूप दर्शाता है, जो कि हम किसी को सचेत करते हैं कि इतिहास में, फॉर एग्जाम्पल हम बहुत से ऐसे लोग कहते हैं ना कि इतिहास के पर्टिकुलर व्यवस्था को देखते हुए अपने फ्यूचर को जज करते हैं, तो वो मनोविज्ञान है। ये कौन कह रहे थे? बग्गा और सिंह कह रहे थे कि जो इतिहास में घटना बीत चुका है, उसका अनुभव लेके हम फ्यूचर प्लानिंग करने की प्रक्रिया मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्योंकि भाई हम अपने पास्ट को तभी हम एनालिसिस कर पाएंगे जब हमारा मन का प्रोसेस है वो पर्टिकुलर सही से वर्क कर रहा हो। तो इसमें मन आ ही गया, तो साइकोलॉजी इसमें पर्टिकुलर इन्होंने बताया। बग्गा और सिंह क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट्स। बग्गा और सिंह बोल रहे हैं कि मनोविज्ञान एक इतिहास का स्वरूप है, जो इतिहास में समय बीत चुका है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने भविष्य को निर्धारित करें, यानी कि भविष्य को क्रिएट करें, यानी फ्यूचर क्रिएट करें। ठीक है, अब उसके बाद आपके आ जाते हैं कि मनोविज्ञान एक चेतना है। एक बोल सकते हो कि हम चेतना, फॉर एग्जांपल चेतना को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी को हम सचेत करते हैं, किसी को हम बोल सकते हो कि लाइक दैट जो हमारा सेंस होता है, हमारा सेंस हम की कोई हमारे, आप लोग देखते होंगे कि हम कई बार हमारे सेंस में एक सिंपल सा लैंग्वेज है कि जब हम हैंड पे वो करते हैं, तो आपने कभी कभी रोइए खड़े हो जाते हैं। आपने फिंगर को कभी अपने हाथ पे करा होगा, तो आपके रोइए खड़े हो जाते हैं। वो क्या है? आपका सेंस है। ठीक है, सेंस ऑर्गन के कारण आपका वो है, आपको चेतना, यानी कि सेंस ऑर्गन को वो बता रहा है कि यहाँ पे आपके आसपास कोई है। इट मीन्स कि ये जो मनोविज्ञान है एक चेतना का स्वरूप है, जो किसी को भी बताता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में वो क्या थिंक कर रहा है। तो दूसरे व्यक्ति को वो क्या करता है? सजेस्ट करता है, चेतना मतलब उसे बताता है। ठीक है, कि हाँ उसके मन में क्या चल रहा है। तो ये आपका मनोविज्ञान है। अब देखो इसमें आप, हम अब तक पढ़ते आ रहे थे प्रारंभिक परिभाषाएं, यानी कि स्टार्टिंग डेफिनेशन, यानी कि बोल सकते हो जहाँ से प्रारंभ हुआ था, जहाँ से स्टार्टअप हुआ था, वो साइकोलॉजी की हमने परिभाषा पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान परिभाषाएं, यानी कि 1.2। ठीक है, अब इसमें हम बोलेंगे वर्तमान परिभाषा है। वर्तमान यानी कि जो आपका प्रेजेंट में डेफिनेशन चल रहा है, मनोविज्ञान को किस रूप में देखा जाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हिल्डगार्ड, हिलगार्ड जो है एक बोल सकते हैं विद्वान है, दार्शनिक है। उसके बाद एटकिंसन, एटकिंसन जो है वो भी एक दार्शनिक है। 1975 में इन्होंने बोला कि मनोविज्ञान की समय के साथ बदलती परिभाषाएं भी बदलती रहीं, यानी कि इन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू टाइम साइकोलॉजी डेफिनेशन विल बी चेंज। इन्होंने ये बात बोला था कि टाइम के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी का डेफिनेशन है वो आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद विलियम जेम्स,
1890 में इन्होंने बोला कि, और उसके बाद इन्होंने ऐसे दोस्त बहुत से विद्वान हुए, जैसे दार्शनिक हुए जिसे हम फिलोसफर, केनेथ क्लार्क, उसके बाद जॉर्ज मिलर। आप लोग बुक में आप लोगों के दिया भी होगा, ठीक है, तो आप वहां से देख भी सकते हो नाम। तो इनके इनके द्वारा क्या कहा गया, इन्होंने सिंपल सा लैंग्वेज बोला कि मन, यानी कि मन जो है उस पर किया गया अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहा गया। ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे दार्शनिक हुए थे जिसका नाम आप लोग देख सकते हो, पॉइंट में आपको डॉटेड वगैरह में दे रखा है। लाइक डेट हम दो तीन विद्वान के देख सकते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान है। लाहिरी बोल रहे हैं, यानी कि लाहिरी बोल रहे हैं कि 1998 में ये बोल रहे हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार, व्यवहार मतलब बिहेवियर, यानी कि साइकोलॉजी, इट मीन्स बिहेवियर ऑफ नेचर या फिर बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये आप बोल रहे हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। संज्ञानात्मक का मतलब होता है कि सभी तौर तरीके का पर्टिकुलर देखा जाए तो आपका थिंकिंग क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपका नेचर क्या है, आपका टॉकिंग सेंस क्या है, आप दूसरे के प्रति आपका थिंकिंग क्या है, सभी चीज़ों का अध्ययन करने की प्रोसेस को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। ये बैरोन कहते हैं, बैरोन 1990 में ये बात कहते हैं। उसके बाद मनोविज्ञान व्यवहार का मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार, यानी कि बोल सकते हो साइकोलॉजी, बिहेवियर का मतलब होता है जो हम मन में जितने भी प्रकार का हमारा उत्पत्ति होता है, जो हमारा थिंकिंग होता है, ये नारायणी ने कहते हैं कि उन 2003 में ये बात कहते हैं कि जो मनुष्य है उसका जो व्यवहार है उसके मन पर डिपेंड करता है। बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो आपका मन है, जिस तरीके का आपका मन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर भी होगा। लाइक डेट कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों को नमस्कार बोलते हो, तो ये आपके कैसे है, आपके संस्कार आपके मन पे डिपेंड होता है, तभी तो आप नमस्कार वगैरह बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई डाउट? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 1.2.3, यानी कि व्यवहार की प्रकृति और लक्षण, यानी कि व्यवहार, यानी कि नेचर ऑफ बिहेवियर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे नेचर ऑफ बिहेवियर एंड लक्षण, लक्षण को हम सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि भाई हमारा व्यवहार क्या है। लाइक दैट कि हमारा व्यवहार है अलग अलग परिस्थितियों, यानी कि अलग अलग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बिहेवियर विल बी चेंज। दैट्स अ करेक्ट पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बिहेवियर विल बी चेंज। हमारा बिहेवियर है सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, एंड अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू प्लेस हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक डेट कि हम अब बिहेवियर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये टॉपिक क्या है, व्यवहार की प्रकृति, यानी कि जो आपका बिहेवियर ऑफ नेचर है उसके बारे में बता रहा है। तो लाइक डेट कि अब मैं अपना बिहेवियर है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फॉरेन से बात करूं, किसी मतलब फॉर्मल जगह पे बात करूं, लाइक डेट कि मैं अपने बॉस से बात करूं, किसी एजुकेटेड पर्सन से बात करूं, तो वहां पे मेरा बिहेवियर क्या होगा, पोलाइट होगा, उस पर रिस्पेक्टेबल फुली मैं अब उससे टॉकिंग कर रहा हूँ। और मैं इसी चीज को अपने एक क्लोज फ्रेंड के ऊपर बात करूं कि मेरा वहां पे बिहेवियर क्या होगा। हाँ, और तू और बता, क्या कर रहा था इतने दिन, तू कहाँ था, इतने दिन से मिला नहीं, तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू प्लेस बिहेवियर विल बी चेंज। यही है, यानी कि बिहेवियर की प्रकृति, यानी कि व्यवहार की प्रकृति और लक्षण जो है वो हमारे सिस्टम और बोल सकते हैं कि हमारे प्लेस एंड पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। एम आई राइट और नॉट? तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। व्यवहार की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ बिहेवियर विल बी चेंज पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम एंड पर्सन टू पर्सन।
ठीक है? हम हर एक समस्या, हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना स्वभाव, बिहेवियर को हम स्वभाव के रूप में भी देख सकते हैं, उसे बदलते हुए देख सकते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, अगर हमारा व्यवहार है, हम हमारे पास सिचुएशन अगर सिंपली कोई कठिन नहीं होता, तो हम सिंपली लैंग्वेज में फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे सामने हैप्पीनेस मोमेंट होता है, तो हमारा व्यवहार क्या करता है? मतलब खुद खूब ज़्यादा मस्ती करना, एन्जॉय करना। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम दुःख के कारण के रूप में यानी कि बोल सकते हो कि जब हमारा एक ऐसा सिचुएशन आता है कि बहुत ज़्यादा दुःख होता है हमारे घर में दुःख होता है, तो वो हमारा व्यवहार क्या होता है? मतलब दुखी सा हो जाता है ना, ठीक है? तो हमारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी हमारा बिहेवियर और हमारे स्वभाव है, हमारा नेचर है, वो बदलता हुआ नज़र आता है। तो ये सारा क्या है? इसी थॉट प्रोसेस के अध्ययन यानी कि स्टडी को ही हम मनोविज्ञान के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है? मनोविज्ञान के रूप में ही हम किसी के बिहेवियर ऑफ नेचर को समझ सकते हैं, उसकी व्यवस्थाओं को अध्ययन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है? ये व्यवस्थाओं का स्वरूप है। तो अब हम बात कर लेते हैं लक्षण। लक्षण की बात कर लेते हैं, लक्षण यानी कि सिम्पटम्स। भाई सिम्पटम्स क्या होता है? उसके स्वभाव, उसके व्यवहार से हमें पता चल जाता है कि उसका व्यवहार जो है बदल चुका है। आप लोग कहते हो ना कि वो पहले जैसा मेरा दोस्त था ना वैसा नहीं है। कैसा है? क्यों? क्योंकि आप उसके व्यवहार को देख के, उसके नेचर को देख के समझ गए कि ये पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा। ठीक है? तो हम कहते हैं ना कि इंसान बदलता रहता है, इंसान मौसम की तरह बदल जाता है। ठीक है? ये ऐसा इसलिए बोला जाता है उसके सिम्पटम्स को यानी कि उसके लक्षण को देख के। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि व्यवहार कई कारकों से प्रभावित होता है। अब वो कारक कौन से? यानी कि बोल सकते हैं कि वो कौन-कौन से रीज़न हैं, कौन से बोल सकते हो पर्टिकुलर वो रीज़न है जिसके कारण हमारा व्यवहार बदलता है, प्रभावित होता है या फिर बोल सकते हो कि इफ़ेक्ट होता है। हमारा बिहेवियर में कौन-कौन से कारण हैं जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि हमारा बिहेवियर पे इफ़ेक्ट पड़ता है या फिर बोल सकते हो कि असर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बोलते हो कि हमारा जैविक यानी कि बोल सकते हो कि हमारा जैविक कारक, उसके बाद हमारा सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल कारक, ठीक है? हम सिंपली लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि ऐसे जजमेंट करते हैं ना, इसके व्यवहार ना इसके माता-पिता के गुण से है, ठीक है? वो जैविक हो गया, ठीक है? सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो। अब संस्कृति की बात की जाए तो आप लोगों ने बहुत सी जगह पे देखा होगा मतलब सिंपली लैंग्वेज में बोलो तो मैं तारीफ नहीं कर रहा बट बिहार के लोगों में देखा होगा कि वो आपके तू तड़क करके नहीं बोलते लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हरियाणा के लैंग्वेज देखा जाए तो उसकी उनकी सांस्कृतिक में ऐसा लगता है जैसे वो तू तड़क करके बात कर रहे हैं तो क्या है हमारा स्वभाव हमारे सांस्कृतिक हमारे सोसाइटी यानी कि सामाजिक हमारे पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट और सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रभावित होता है। यानी कि हमारा जो बिहेवियर है आपके सोसाइटी, आपका कल्चरल, आपके एनवायरनमेंट और बोल सकते हैं कि आपका जैविक यानी कि माता-पिता के गुण और अवगुण पर निर्भर करता है आपका बिहेवियर यानी कि व्यवहार। क्लियर हो गया सभी को? फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा व्यवहार की जटिलता में भिन्नता यानी कि भिन्नता का डिफरेंशिएट बोलते हैं यानी कि जटिलता यानी कि कठिनाइयाँ कठिनाइयों का मतलब होता है कि समस्या बोल सकते हो कि आपके बोल सकते हो इम्पॉसिबल टास्क बोल सकते हैं लाइक दैट कुछ भी ठीक है तो हम व्यवहार है सबसे पहले क्या है कि हमारा जो व्यवहार है उसमें जटिलता या फिर सबसे बड़ा बोल सकते हो कि काफ़ी टफ जो है जटिलता का बोल सकते हो टफ हो गया या फिर समस्या हो गया तो टफ कब पड़ता है जब हम सामने वाले को जज नहीं कर पाते कि उसके प्रति हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए लाइक दैट कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग आज देख रहे होगे आपके नेचर अपने इन्वायरमेंट में देख रहे होगे कि हम अपने बड़े लोगों से जो पहले लोग बात करते थे बात करने का तरीका होता था रिस्पेक्टफुल थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम बात करते थे आज हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा है नहीं हमारा एनवायरनमेंट आज क्या है मतलब
ओ ताऊ, या फिर बोल सकते हो ओ अंकल हटिए जरा, इस तरीके की बातों को, इस तरीके के लैंग्वेजेस को हम यूज कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा व्यवहार में जटिलता ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम जजमेंट करने की जो प्रोसेस है नहीं समझ पा रहे हैं कि सामने वाले से हमें कैसे बात करना चाहिए। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? व्यवहार को प्रभावित करने वाले अन्य बहुत से कारक है जिसके कारण जो व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से संबंधित होता है, तो उससे क्या है, अपने व्यवहार को थोड़ा क्लोजली लेता है। लाइक दैट कि हम अपने व्यवहार में ही उसे क्लोजली लेते हैं कि हाँ, ये हमें प्यार से बातें करे, ये हमसे अच्छे से बातें करे, रिस्पेक्ट दे के बातें करे। ठीक है, अगर इसी चीज को हम अपने में ले, यानी कि इट मीन्स कि बोल सकते हैं कि हम अपने रिलेटिव्स में ले, यानी कि हमारे घर परिवार में ले, अपने पेरेंट्स की बात करें, तो हम उसमें तू तड़ाक करके शब्दों का बोल सकते हो, भाई थोड़ा एक बार एक गिलास पानी लेके आइए, इस तरीके के बोल देते हैं। लेकिन अगर बात कर लेते हैं हम क्लास में, सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो आज एक स्कूल में जो क्लास में बिहेवियर होना चाहिए वो फॉर्मल एंगल में होता है। तो हम कहते हैं प्लीज गिव मी अ ड्रिंक वाटर, ठीक है, लाइक दैट, ऐसा। तो हम क्या है, ये आपका क्या है, पर्यावरणीय नेचर के अकॉर्डिंग आपका स्वभाव या फिर व्यवहार है बदलता है। तो इसी को भी हम साइकोलॉजी देख सकते हैं। ये क्या है, आपका व्यवहार क्यों बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि व्यवहार क्या है, मनुष्य का एक बोल सकते हो स्वभाव है। तो व्यवहार आपका मनोविज्ञानी की श्रेणी में आता है, यानी कि साइकोलॉजी की श्रेणी में आता है। अब अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी कि अकॉर्डिंग टू पर्सन। यानी कि व्यक्तिगत मतलब क्या होता है कि मतलब अकॉर्डिंग टू पर्सन आपकी अलग अलग डिफ्रेंशिएट पाए जाते हैं। यानी कि हम सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो हम किसी अपने बॉस से बात कर रहे हैं, तो हमारा स्वभाव क्या हो जाएगा, वहां पे फॉर्मल एंड रिस्पेक्टेबल थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम उनसे बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी टॉपिक को वही इंसान अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल के साथ बात करेगा, तो वो क्या करेगा, और इतने दिन कहाँ था, तू मिला भी नहीं, ना कॉल किया, ना मुझे याद किया, इस तरीके के बोलते हैं, चले कहीं घूमने चलते हैं, इस तरीके का बोलते हैं। लेकिन अब इसी चीज को आप अपने बॉस के साथ तो शेयर नहीं कर सकते, इसी थिंकिंग, इसी बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन आपका बिहेवियर चेंज होता है। तो ये आपका अगला पॉइंट था। अब बात कर लेते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट का। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवहार में समानताएं भी होती हैं, यानी कि सिमिलरिटी, यानी कि जो बिहेवियर में है वो आपकी सिमिलरिटी पाई जाती है। बहुत से जगहों पे आप लोग देखते होंगे, अगर इसी चीज को मैं देखूं कि दो फ्रेंड है, दोनों बहुत मित्र है, अच्छे हैं, लेकिन उसी चीज को अगर हम उन दोनों का कम्युनिकेशन है, उन दोनों के बॉस के सामने करवाया जाए, तो वहां पे वो तू तड़क नहीं करके बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट क्या है, एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी यह है कि वहां पे आपको रिस्पेक्ट दे के बात करना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब उसके बाद अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है, व्यवहार हमेशा उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। यानी कि उद्देश्य, यानी कि जो बिहेवियर है वो एक उसका एक पर्टिकुलर एक एम होता है, और लक्ष्य भी होता है। लक्ष्य इट मीन्स एम, उद्देश्य क्या है, एक बोल सकते हो कि मुझे ये बनना है, उसका एक ड्रीम होता है, लाइक दैट, ऐसा। ठीक है, तो व्यवहार क्या है कि एक पर्टिकुलर आपका एक एम क्रिएट करता है कि मुझे अपना व्यवहार है सामने वाले व्यक्ति में ऐसा स्थापित करना है कि वो मुझे ये बोले। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि मुझे अपने आप का रिप्रेजेंटेशन ऐसा देना है कि सामने वाले सुन मतलब स्तब्ध रह जाए, मतलब बिल्कुल ही वो स्टॉप रह जाए कि यार ऐसा रिप्रेजेंटेशन आज तक नहीं देखा था। तो वो यही बिहेवियर चाहता है। ये जो आपका स्वभाव है, आपका व्यवहार है, ये आपका नेचर है, सब ये आपका मनोविज्ञान है। ये पूर्ण रूप से ये बात भी ये महसूस करता है, ठीक है, फील करता है।
तो ये आपका अगला पॉइंट था। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट का। व्यवहार काफ़ी हद तक परिवर्तनशील होता है। परिवर्तन यानी कि चेंजेबल होता है। यानी कि आप लोग इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया कि सिचुएशन टू सिचुएशन और पर्सन टू पर्सन आपका क्या है, बिहेवियर चेंज होता रहता है, उसका स्वभाव भी चेंज होता रहता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हम इसे 2 पॉइंट को छोड़ के आप लोग कर सकते हो दोनों पॉइंट, ये कुछ टफ नहीं है। अगला पॉइंट भी क्या है, व्यवहार में स्थिरता भी दिखाई देती है, यानी कि स्थिरता यानी कि स्टेपेबल भी होता है। व्यवहार क्या है, एक स्थान पर एक मनुष्य जो है उसका स्वभाव नॉर्मल ही रहता है, वो सभी मतलब जगह पे सभी एनवायरनमेंट में एक जैसा ही रहता है। ठीक है, अब उसके बाद व्यवहार एकीकृत एकीकृत यानी कि बोल सकते हो कि एक जगह पे फ़ोकसली करता है कि हाँ, मुझे ये अपने व्यवहार को हमेशा ऐसे ही रखना है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं लाइक दैट कि वो पोलाइट बात करते हो तो ऐसे बोलते हैं कि आज के टाइम पे ऐसे लोगों का जीना मुश्किल होता है। लाइक दैट बोलते हैं ना कि हाँ, जिसका स्वभाव आज बिल्कुल ही मतलब सीधा-साधा है, वो अपने स्वभाव को बदल ले। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एकीकृत अपने व्यवहार को कभी बदलना नहीं चाहते। तो उन्हें एकीकृत बोला जाता है, जो अपने आप को अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक का। हमारा अगला सब हेडिंग है 1.3 मनोविज्ञान का ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक बोल सकते हो कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि मनोविज्ञान का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ था। देखो, मनोविज्ञान अब यहाँ पे आप लोगों को जो मैंने पहले ही बता दिया वो अब इस पॉइंट में बता रहा है। देखो, ठीक है, मनोविज्ञान का उद्भव यानी कि जन्म यानी कि मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी विल बी स्टार्ट 980-70 में इसका स्टार्टअप हुआ था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी वाज स्टार्टेड 80-70 में। आपका क्या है, आपका साइकोलॉजी का स्टार्ट हुआ था, या फिर साइकोलॉजी पूरा जन्म लिया। तो इसे हम साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के रूप में जानते हैं। दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। साइकी का अर्थ होता है, जिसे हम साइको भी बोल सकते हैं। साइकी का अर्थ होता है आत्मा या फिर सांस। ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है या फिर लॉजी का मतलब होता है अध्ययन या ज्ञान। यानी कि आत्मा का किया गया अध्ययन को ही साइकोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर बता ही दिया था स्टार्टिंग में ही। 19वीं सदी में ही साइकोलॉजी को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में थोड़ा असफलता मिला, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक मानव विज्ञान के रूप में जो है मनोविज्ञान को आगे बढ़ा दिया गया। मानव विज्ञान अलग होता है, मनोविज्ञान अलग होता है, ध्यान रखना। मानव पे किया गया अध्ययन को मानव विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान का मतलब होता है मन या फिर आत्मा पे किया गया अध्ययन को मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो इस रूप में आपका देखा गया 1879 में मनोविज्ञान स्वतंत्र रूप से यानी कि फ्रीडमली पूरा अपने बोल सकते हो कि जर्मनी का एक प्रोफेसर हुआ। प्रोफेसर का नाम आपको मैं बताता हूँ, विलेहेम वुल्ट ने जर्मनी में लिपजिंग लिपजिंग विश्वविद्यालय यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में इसने मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया था। साइकोलॉजी, इट मीन्स साइकोलॉजी को आगे बढ़ाया था, और नाम क्या था प्रोफेसर का, विल्हेम वोल्ड वुल्ट्स। ठीक है, जो कि जर्मनी का था। ध्यान रखना, ये नाम आप लोग लिख भी सकते हो एग्जाम में। ठीक है, अब उसके बाद इसके द्वारा ही सबसे पहले उल्लेख किया गया 1879 में, और मनोविज्ञान को इसी ने आगे बढ़ाया था कि मनोविज्ञान जो है इट मीन साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल के रूप में इसने बातें रखी थी। ठीक है, अपने तर्क रखा था। तर्क मतलब यानी कि अपने पॉइंट्स रखे थे। अब हम बात कर लेते हैं 1.4। 1.4 है मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में। देखो क्या है, मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में, यानी कि साइकोलॉजी लाइक ए
लाइक ए साइंस के रूप में या फिर एक विज्ञान के रूप में, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी जिस तरीके से आपको मैं बता चुका हूँ, आपका व्यवहार या फिर आत्मा या स्वभाव के ऊपर किया गया अध्ययन को ही साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि साइकोलॉजी का जो स्वाभाविक स्वरूप है, साइकोलॉजी का जो स्वाभाविक स्वरूप यानी कि बोल सकते हो कि साइकोलॉजी का एक खुद का एक बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर है, उसका खुद का एक एनवायरनमेंट है। तो वो क्या है भाई? आपका पर्टिकुलर सोल या फिर बोल सकते हो बिहेवियर या फिर ऐसे बोल सकते हो कि नेचर, ठीक है। ये आपका क्या है? साइकोलॉजी का कुछ स्ट्रक्चर है जिस पर आपका पूर्ण रूप से इसका साइकोलॉजी टिका हुआ है, ठीक है। जिसे हम स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके घर होते हैं, चार पिलर्स पे टिके होते हैं, तो वो से हम स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। 1.4.1 की बात कर लेते हैं, विज्ञान के लक्षण। विज्ञान के लक्षण क्या है? विज्ञान एक घटना का स्वरूप है, यानी कि इंसिडेंट ऑफ साइंस। इट मीन्स कि यहाँ पे देखा जाए कि विज्ञान क्या है? एक इंसिडेंट है जिसके रूप में हम किसी भी स्वरूप का अध्ययन करने के लिए विज्ञान है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट माना जाता है। आज देख सकते हो कि साइंस क्या, साइंस हम जिसे विज्ञान के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। तो विज्ञान क्या करता है भाई? किसी भी चीज़ का रिसर्च करता है, आपका बोल सकते हो कि उसको एनालिसिस करता है, उसको फाइंड आउट करता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो मनोविज्ञान है ना, उस पर भी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अध्ययन देखने को मिलता है, जिसमें आपने इतने डेफिनेशन पढ़े, इतने प्रकार से, इतने तरीके से आपने इसका अध्ययन किया। तो उसके बाद आगे बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका टॉपिक अब आ जाता है कि हम विज्ञान को किस रूप में देख सकते हैं? विज्ञान का अनुभवजन्य अवलोकन। अनुभवजन्य अवलोकन का यानी कि बोल सकते हो अनुभव। अनुभव जिसे हम एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे देख सकते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किसी को जज करते हैं कि हम बोलते हैं ना कि मुझे एक्सपीरियंस है, ये लड़का सीधा साधा लग रहा है, इसके बात से लग रहा है। तो ये क्या है? आपका अब जज कर रहे हो। अवलोकन यानी कि बोल सकते हो कि उसके बारे में आप मतलब अध्ययन कर रहे हो, उसके बारे में आप बता रहे हो, ठीक है। तो आपका क्या है? मनोविज्ञान इसी तौर तरीके को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण बोल सकते साधन है, सोर्स है, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात बात कर लेते हैं मापन। मापन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। भाई हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी का? पहली बात तो मेजरमेंट आप ऐसे ही करोगे, किसी के स्वभाव या फिर भी जैसे बोल सकते हो बिहेवियर, किसी के नेचर, उसके सोल के रूप में हम मेजरमेंट करते हैं कि भाई ये साइकोलॉजी के रूप में है। उसके बाद शब्दों का परिभाषा। शब्दों का परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ वर्ड, ठीक है। शब्दों की परिभाषा की बात कर लेते तो हमारा जो शब्द है उसके अलग अलग परिभाषाओं के रूप में हमने मनोविज्ञान को देखा, यानी कि साइकोलॉजी वर्ड है उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी हमने बखूबी देखा कि आज हमारा एनवायरनमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल कि हम किसी भी एनवायरनमेंट में चले जाओ, आपको क्या है मनोविज्ञान की दृष्टिकोण जरूर दिखेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ़िल्मों वगैरह में देखा होगा कि किसी के मन और चेतना को हम हिप्नोटाइज़ करके उसको जानते हैं, ठीक है? तो उसकी उसके अंदर आत्मा जो बोल सकते हैं कि आप लोगों ने देखा ही होगा किसी फ़िल्म वगैरह में कि हम हिप्नोटाइज़ करके हिप्नोटिज़्म प्रोसेस के माध्यम से हम किसी के अंदर की बातें जानते हैं, देखा होगा फ़िल्मों वगैरह में। तो वो क्या है? आपके आत्मा को यानी कि बोल सकते हो कि आपके अंदर आत्मा को जानने का एक प्रोसेस है। तो हम साइकोलॉजी को उस तरीके से ही बोल सकते हो। जो साइकोलॉजी है एक ऐसा स्टार्टअप है या फिर एक ऐसा विषय है जो पर्टिकुलर मनुष्य के सभी स्वभावों का जो पूर्ण रूप से अध्ययन या फिर स्टडी करवाने का महत्वपूर्ण
इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो आपका साइकोलॉजी के अंदर ही आता है। इसीलिए आप लोग देख सकते हो कि कोई टीचर के कोर्स में इन्वॉल्व हो तो उसे साइकोलॉजी सब्जेक्ट, जैसे कि आप लोग पढ़ ही रहे हो, तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट सब्जेक्ट ज़रूर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बार हमारे स्कूल में ही हुआ है, कोई बच्चा नकल कर रहा है और मैम आगे बैठी है, फिर भी पूरी क्लास में बच्चों का उस बच्चे का नकल पकड़ लेती है। इट मीन्स क्या है कि उसके स्वभाव से, उसके आंखों से, उसके फेस रिएक्शन से वो समझ जाती है। तो साइकोलॉजी, ये भी एक साइकोलॉजी का ही पार्ट है जिसे हम बिहेवियर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो कि अब तक आपने ये पढ़ा। ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1.5, सार संक्षेप। सार संक्षिप्त का मतलब होता है सार। सार का मतलब होता है कॉन्क्लूजन, यानी कि पूरा आप समरी के रूप में देख सकते हो। जैसे आपने 9th 10th में आपने साइंस के बुक में ब्लू बॉक्स में एक समरी नाम का टॉपिक देखा होगा एंड ऑफ द चैप्टर में, तो वो आपका क्या है, सार था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपका बोल बोल सकते हैं कि मनोविज्ञान के रूप में हमारा मन के रूप में किया गया अध्ययन को ही हम मनोविज्ञान की श्रेणी में रखें, जो इस पूरे पाठ्यक्रम में चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के रूप में स्टडी किया। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि अब कंप्लीट होता है। ओके एवरीवन।